स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इंडो पैसिफिक में बढ़ते मैरीटाइम डिस्प्यूट के चलते एक विशेष रिपोर्ट डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को आधार बनाकर जारी की है। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट क्या है पूरा मामला, इस रैंकिंग में भारत की स्थिति क्या है, अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो वो क्या है, चाइना की पोजीशन क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के लिए किस प्रकार के जो है स्टेप्स लिए हैं और भारत का डिफेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या है, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप सभी व्यूअर्स से मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लोक सेवक द स्टडी IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिले। और वीडियो और हमारा एफर्ट्स अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। ये पूरा मैटर है कि चाइना जो है मोर सेल्फ रिलायंट है इन डिफेंस प्रोडक्शन में, आउटरैंक्स इंडिया बाय मैसिव मार्जिन, और भारत को बहुत बड़े मार्जिन से उसने पीछे इस रैंक में किया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट अगर अब बात की जाए तो जो चाइना का डिफेंस सेल्फ रिलायंस है उसमें वो पहले स्थान पर है, जबकि भारत को भारी अंतर से चाइना ने जो है पछाड़ दिया है। इनफैक्ट चाइना की जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है, अगर हम जापान से कंपैरिजन करें तो जापान से भी वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा आगे है। और ये एक बहुत बड़ी जंप जो है चाइना ने मिलिट्री डिफेंस सेक्टर में जो है लगाई है। और इसी के साथ साथ अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो चूंकि ये रिपोर्ट इंडो पैसिफिक को टारगेट करती है, इंडो पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज हैं उनका जो डिफेंस सेक्टर है, उसकी जो सेल्फ रिलायंस है उस पर इसका फोकस है। कुल 12 देश हैं इस क्षेत्र में और इन 12 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो चौथे स्थान पर है। चाइना पहले रैंक कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि चाइना पहले रैंक पर है, इंडिया 4th रैंक पर है, जापान की रैंकिंग 2nd है। और इसी के साथ साथ साउथ कोरिया की अगर बात की जाए तो साउथ कोरिया जो है वो 3rd रैंक पर है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान का भी उल्लेख किया गया है जो कि भारत का एक बहुत ही चिर शत्रु है और इसको रैंक में 8वां स्थान मिला है। अगर रिपोर्ट के आधार इंडिकेटर्स की बात की जाए तो ये जो रिपोर्ट है वो 3 संकेतकों के आधार पर 3 जो इंडिकेटर्स हैं उनके आधार पर तैयार की गई है, जिसमें हथियारों की खरीद यानी प्रिक्योरमेंट से रिलेटेड एक इंडिकेटर है, दूसरा जो है आर्म्स इंडस्ट्री की जो स्थिति है उसके आधार पर है, और तीसरा USV/UUV, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, इसको शामिल किया गया है। अगर हथियारों के प्रोक्योरमेंट की बात की जाए तो आयात, लाइसेंस और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इसमें इंक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ अगर हम आर्म्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो जो संबंधित देश है जिसकी रैंक बनाई गई है उसकी 5 सबसे बड़ी हथियार जो कंपनियां हैं यानी आर्म्स फैक्ट्रीज हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। और भारत की सबसे बड़ी जो आर्म्स फैक्ट्री है वो हाल है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL को पहली रैंक भारत के संदर्भ में दी गई है। अगर हम बिना UUV की बात करें और SUV की बात करें तो ये USV जो है बिना क्रू वाले सतह वाले जो व्हीकल्स हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया है, जबकि UUV जो है अंडर वाटर व्हीकल्स के लिए है। और इसमें जो इन देशों ने प्रोग्रेस की है उसके आधार पर इस रैंकिंग को बनाया गया है और इस रैंकिंग में चाइना को जो है 1st रैंक दी गई है। शोध का एक निष्कर्ष जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इज स्टिल वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर। भारत अभी भी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द आर्म्स फैक्ट्री आर्म्स ट्रेडिंग जो है उसमें है पूरे विश्व में। और सिपरी के अनुसार अगर 2016 और 20 की जो है स्टैटिस्टिक्स देखी जाए तो भारत की जो रैंकिंग रही है वो 2nd रही है, यानी इज वेरी डिपेंडेंट। अगर इसको देखें हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया इज स्टिल वेरी डिपेंडेंट ऑन गेटिंग मेजर आर्म्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज। हालांकि कई सारे अंडर लाइसेंस इसमें भी इंपोर्ट हुए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम दूसरी बात करें तो चाइना भी देखा जाए तो 5th लार्जेस्ट जो है वो चाइना है, लेकिन 5वीं सबसे बड़ा इंपोर्टर है। लेकिन चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में सेल्फ रिलायंस का जो कार्यक्रम है, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है और उनकी जो इस ग्रोथ के चलते उन्होंने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिंग की है उसके चलते चीनी जो आर्म इंडस्ट्री है वो पीपल लिबरेशन आर्मी की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में सक्षम रही हैं। फिर वो चाहे J-10 जैसा उनका लड़ाकू विमान हो, J-11, J-20 जैसे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो या
Y2 जैसा उनका जो है ट्रांसपोर्ट एयरपोर्ट हो, ये सारों को देखा जाए तो उन्होंने तेजी से उन्नति की है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए इन सारी चीज़ों को, तो भारत की जो घरेलू कंपनियां हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ओनली 16% आ रहा है। सिर्फ 16% जो भारतीय कंपनियां हैं वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रही हैं, और रेस्ट ऑफ द आर्म्स प्रोडक्शन जो है हमारा वो एक्सपोर्ट नहीं, वो इंपोर्ट किया जा रहा है, और ये भारत की डिपेंडेंसी को शो करता है। फिर अगर हम देखें कि जो हमारा इंपोर्ट होता है उसका जो मेजर पोर्शन है मोर देन 50% से अधिक, ऑलमोस्ट जो है ये 58% के आसपास आता है, वो जो है अंडर लाइसेंस काम कर रहा है। यानी अंडर लाइसेंस जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी हम इसको भी इंपोर्ट कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, और वो हमारा मैक्सिमम पोर्शन जो आ रहा है टोटल इंपोर्ट का वो ऑलमोस्ट 50% से अधिक है। भारत ने अगर हाल ही में अगर देखा जाए तो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, इसको जो है भारत ने अभी इंजेक्ट किया है। इसी तरह भारत ने अभी जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में जो विक्रांत हमारा विमान वाहक पोत है उसको शामिल किया गया है। अरिहंत जो परमाणु पनडुब्बी है उसको भारत ने इंडिजीनियसली बनाया है। तो भारत भी निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन चाइना के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो चाइना के कंपैरिजन में भारत पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस संदर्भ में भारत की जो मोदी जी की सरकार है उसने जो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का कार्यक्रम शुरू किया है, ये एक मील का पत्थर जो है साबित हो सकता है। और सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है। अगर हम सरकार की तरफ से देखें तो सरकार ने ऑर्डिनेंस बोर्ड फैक्ट्री, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था उसको अभी हाल ही में जो है उन्होंने भंग कर दिया है, और उसकी जगह 7 जो है यानी जो हमारा OFB था उस OFB को सरकार ने जो है भंग कर दिया। उसकी जगह 7 जो है नई कंपनीज बनाई गई हैं, और ये डिफेंस सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं, और इन अंडरटेकिंग्स के जरिए भारत सरकार जो है आत्मनिर्भरता रक्षा के क्षेत्र में प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। और ये 100% गवर्नमेंट ओन है, यानी इसमें सरकार का पूरा पैसा लगा हुआ है, और 65,000 करोड़ रुपए का सरकार ने अभी इनको जो आर्म्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है आर्डर दे रखा है। और अगर एक पॉइंट ऑफ जो सिप्री की रिपोर्ट में है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझने की आवश्यकता है कि भारत ने पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो चूंकि जब हम आत्मनिर्भरता को प्राप्त करते हैं डिफेंस या किसी भी सेक्टर में, तो हमारा इंपोर्ट के बजाय एक्सपोर्ट जो है बढ़ता है। जब भी आप सेल्फ रिलायंस लेकर के आएंगे तो आपका एक्सपोर्ट भी आएगा। और डिफेंस के सेक्टर की अगर हम बात करें तो डिफेंस के सेक्टर में लास्ट 5 ईयर्स में अगर हम देखें तो हमारा लगभग 325% जो है डिफेंस एक्सपोर्ट जो है बढ़ा है। और अगर 2021-22 की बात की जाए, यानी बिल्कुल करंट बात की जाए रिसेंट ईयर की, तो इस रिसेंट ईयर में भारत ने 13,000 करोड़ रुपए का जो है एस्टिमेटेड है कि भारत ने एक्सपोर्ट किया है डिफेंस, और ये अब तक का सर्वाधिक रहा है। यानी सबसे बड़ा भारत का जो है ये 2021-22 में भारत का एक्सपोर्ट रहा है। और 2022 में भारत ने कुछ और महत्वपूर्ण जो है एक्सपोर्ट डील्स की हैं, जैसे हमने फिलीपींस के साथ जो है एक डिफेंस डील की है, और ये ब्रह्मोस सुपर सोनिक जो हमारी क्रूज मिसाइल है उसके लिए किया गया, और ये सौदा लगभग 374 मिलियन डॉलर का है। और इसी और चीन के फिलीपींस के साथ जो हमारा ये सौदा है ये स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना भारत के पड़ोस में पाकिस्तान को हथियारों की मदद करता रहा है, पाकिस्तान के एटॉमिक डेवलपमेंट में, एटॉमिक पावर बनाने में भी योगदान रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिलीपाइंस की जो इस तरीके से मदद की गई है वो भारत की स्ट्रेटजिकल आउटलुक को, फुटप्रिंट को बढ़ते हुए दिखाता है। फिर इसी तरीके से भारत ने भी आर्मेनिया को लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 2,000 करोड़ रुपए का जो है पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है उसको एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। तो कुल मिलाकर के भारत धीरे धीरे अपना जो है न केवल आत्मनिर्भरता डिफेंस क्षेत्र में प्राप्त कर रहा है, बल्कि भारत जो है अपने डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और 2024 के लिए अगर देखा जाए तो भारत ने 2024 में $5 बिलियन का जो है अपना टारगेट तय कर रखा है, $5 बिलियन का। और ये जो है भारत का 2024 का टारगेट है कि भारत इतना डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरा एनालिसिस है सिप्री का। आपके जीएस पेपर अगर यूपीएससी की बात की जाए तो जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस के 3 पेपर में जो है। और सिप्री की रिपोर्ट जनरली प्रीलिम्स में भी पूछी जाती रही है, और ये चूंकि पूरी रिपोर्ट जो है इंडो पैसिफिक से रिलेटेड है, और इंडो पैसिफिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है समकालीन जगत में। और इस टाइम पूरी दुनिया की नज़र जो है क्वाड और इंडो पैसिफिक पर है। जिस तरीके से चाइना का साउथ चाइना सी में इन्फ्लुएंस बढ़ता रहा है, ताइवान के साथ युद्ध की संभावना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिप्री की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच।